हरित हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इसका सम्मेलन पेरिस फ्रांस में होगा या न्यूयॉर्क अमेरिका में या फिर ओटावा कनाडा में या फिर दिल्ली भारत में। बच्चों, हरित हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में होगा। हरित हाइड्रोजन के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन की क्रिया है। हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनका उत्सर्जन कम होता है। यह दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। यह सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और इस तरह से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ व नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। बच्चों, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्व के कई देशों ने हरित ऊर्जा उत्पादन में अपना मुख्य ध्यान लगाया है। उसी में हरित हाइड्रोजन एनर्जी हाल ही में चर्चा में और बहुत ही सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। विक्टर 6000 रोबोट का विकास किस देश ने किया है? हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि एक पनडुब्बी समुद्र में खो गई और उसको ढूंढने के लिए एक रोबोट जारी किया गया है जिसका नाम था विक्टर 6000 और इस विक्टर 6000 रोबोट को फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। ये 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? यानी भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों का किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा? भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन में अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है 2070 तक। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा चावल, जो कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य से संबंधित एक फसल है। आपको बताना है कि यह किस राज्य की एक मुख्य फसल है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। बच्चों, जोहा चावल जो कि हाल ही में अपने पोषक तत्वों के कारण चर्चा में था और इसमें कुछ औषधीय गुण भी हैं, इस वजह से यह चर्चा में रहा है और यह आसाम की एक मुख्य फसल है। हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 वर्ष पुराना एक वन्य जीव अभयारण्य का पता लगाया गया है? ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। बच्चों, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 वर्ष पुराना एक वन्य जीव अभयारण्य नीदरलैंड देश में खोजा गया है। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ का दौरा किया था और यह काहिरा जो कि मिस्र देश में है, हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक वहाँ पर बनी है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र और फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की स्मृति के सम्मान में मिस्र में बनी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा किया है और यह मिस्र में काहिरा नामक जगह यानी कि राजधानी भी है मिस्र की, वहां स्थित है। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित भारतीय व्यक्ति। ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह धट्ट, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है AR रहमान। बच्चों, हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट का सम्मान राजेंद्र सिंह धट्ट को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ हुआ है? यह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसका हाल ही में परिचालन चालू हुआ है और यह भारत के समुद्र तटीय राज्य गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में, अगले प्रश्न को देखने के पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत में 6780 मेगावाट क्षमता के साथ कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 22 रिएक्टर यानी कि कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि पहला उसमें है कैगा परमाणु संयंत्र जो कि कर्नाटक में है। काकरापार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है, गुजरात में है। कुडनकुलर परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में है। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में है। नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। रावतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है और तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। देश की कुल विद्युत क्षमता का 3% योगदान परमाणु ऊर्जा संयंत्र देते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा किया जाता है। NPCIL भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग बच्चों भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। इनकी स्थापना 1927 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में हुई थी।
वो हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने किस समुदाय के लिए मो जंगल जामी योजना प्रारंभ की है? बच्चों, यह उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो कि समुदाय को जंगल के जो संसाधन है उनके बारे में जागरूक करेगी। और यह जो मो जंगल जामी योजना है वो आदिवासी समुदाय के लिए प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उड़ीसा राज्य की जो मो जंगल जामी योजना है वन संसाधन से संबंधित है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्योंकि बच्चों, आदिवासी जो समुदाय के लोग होते हैं और जो वन में जो चरागाह जैसे लोग होते हैं, उनको आजीविका के लिए वन संसाधन पर निर्भर होना होता है और उनको वन संसाधन के बारे में जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्र व्यक्तियों, विशेष रूप से एकल महिलाओं और पीवीटीजी को भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा और वे वन संसाधन का उपयोग कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य उन समुदायों को मुख्य धारा के विकास कार्यक्रम में एकीकृत करना है। उड़ीसा सरकार ने 2023-24 के वित्त बजट के दौरान मो जंगल जामी योजना के कार्यान्वयन के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। बच्चों, यह योजना का मेन उद्देश्य यह है कि वन संसाधनों का आदिवासी समुदाय और वन में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानकारी प्रदान की जाए और वो अपने वन अधिकारों का प्रयोग कर सकें। बच्चों, हाल ही में विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवा निर्यात में भारत बहुत अग्रणी देश है और हाल ही की रिपोर्ट में वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.4% रिपोर्ट की गई है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2005 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% थी, जो कि बढ़कर 2023 में 4.4% हो गई। 4 प्रमुख सेवा निर्यातक अर्थव्यवस्था चीन, हांगकांग, सिंगापुर और भारत है। यानी कि सेवा निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। 2018 में भारत के कुल निर्यात में से सेवा मूल्य वर्धित हिस्सेदारी 51% से अधिक थी। यानी कि अकेले एक ही क्षेत्र के द्वारा 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में यात्रा के लिए लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। यहाँ यूके तथा अमेरिका सहित अनेक विकासशील देशों के रोगी भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में उनको उच्च गुणवत्ता वाली तथा सस्ती चिकित्सा उपलब्ध होती है। इस तरह से यह भारत चिकित्सा सेवा क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है मनीला, ऑप्शन सी है वाशिंगटन, ऑप्शन डी है वेलिंगटन। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ग्रामीण कामगारों और प्रमाणित शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ई एम्बर, ऑप्शन बी है ई सारस, ऑप्शन ई है ई ग्लोब, ऑप्शन डी है ई पृथ्वी। बच्चों, यह ऐप का नाम है ई सारस ऐप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे सागर निधि का क्या मतलब है? यह शब्द एग्जाम से में आ सकता है क्योंकि न्यूज़पेपर में यह शब्द कई बार चर्चा में आया है। बच्चों, सागर निधि जो है वह एक अनुसंधान पोत है जो कि भारत के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस देश के द्वारा सौर विकिरण प्रबंधन लाया जा रहा है? जलवायु परिवर्तन जिसमें सभी देशों को प्रभावित किया है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो पर्यावरण में जो जलवायु में चेंज आया उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और इसके निपटने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन नामक योजना अमेरिका के द्वारा लाई गई है। सौर विकिरण प्रबंधन जो कि अमेरिका के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक योजना लाई गई है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सौर विकिरण प्रबंधन में एरोसोल इंजेक्ट करना और अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना तथा समुद्री बादलों को चमकाना इत्यादि तकनीकें शामिल हैं। इसके द्वारा सूर्य की विकिरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी की तैनाती से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और भू राजनीतिक जोखिमों के बारे में चिंता जताई है। इसी वजह से यह चर्चा में रही है। सौर विकिरण प्रबंधन प्रभाव से वर्षा पैटर्न में बदलाव आ सकता है, समतापमंडलीय तापमान में परिवर्तन आ सकता है, ओजोन की मात्रा में भी कमी आ सकती है, समुद्र की स्तर में वृद्धि हो सकती है, महासागरों का अम्लीकरण हो सकता है, स्थलीय वनस्पति को प्रभाव पड़ सकता है, जैव विविधता है वो भी प्रभावित हो सकती है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव हो सकता है तथा अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी वजह से यह
जो सौर विकिरण प्रबंधन योजना है अमेरिका की, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही और आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। भारत के किस संस्थान के द्वारा छेड़छाड़ रोधी सिग्नल प्रणाली का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए है IIM बेंगलोर, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IISc बेंगलोर, IIM दिल्ली। बच्चों, यह जो छेड़छाड़ रोधी सिग्नल प्रणाली है इसका विकास IIT खड़गपुर के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? भारत का एक नौसेना का जहाज है जिसका नाम है कृपाण, और इसको हाल ही में भारत ने दो देशों के मध्य संबंध को अच्छा बनाने के लिए वियतनाम नामक देश को उपहार के रूप में INS कृपाण सौंपा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडर को 1% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है गोवा। भारत के एकमात्र राज्य जो कि कर्नाटक है उसके द्वारा ट्रांसजेंडर्स को 1% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने इकामरा नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है? बच्चों, भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं वो पर्यटन की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा योगदान करते हैं, और हाल ही में उड़ीसा राज्य ने इकामरा नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य है प्राचीन मंदिरों का विकास करना। चर्चा में रहे 15 करोड़ की लागत से बने अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? बच्चों, यदि आपको अक्षर मंदिर के बारे में जानकारी है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, और इसका आंसर है अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पहला लड़ाकू विमान है? ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है सुखोई, ऑप्शन सी है मिराज, ऑप्शन डी है जगुआर। बच्चों, हाल ही में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहला लड़ाकू विमान तेजस है जो चर्चा में था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किरियाकोस मितोस्की को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? जो कि बहुत ही चर्चा का विषय था। हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किरियाकोस मितोस्की को ने शपथ लिया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, किरियाकोस मितोस्की प्रधानमंत्री ग्रीस। अगला प्रश्न है, हाल ही में डूरंड कप 132वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, इसका किस खेल से संबंध है? बच्चों, इसका खेल फुटबॉल से संबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, यह बहुत ही पहले से भारत में मनाया जा रहा है, इसी वजह से इसका 32वां संस्करण है। डूरंड 132वें संस्करण फुटबॉल कप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जब एशिया में यह सबसे पुराना है। डूरंड कप के 132वें संस्करण का आयोजन 3 अगस्त 2023 से होगा। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका 1988 में प्रारंभ किया गया था आर्मी कप के नाम से, और इस साल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की जो टीमें हैं वो डूरंड कप में भाग लेने वाली हैं। इसका सशस्त्र बलों के द्वारा आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट की आखिरी पेंटिंग की रिकॉर्ड कितने रुपए या कितने डॉलर में बिक्री हुई है? यह बहुत ही चर्चा में न्यूज़ थी, और इसको 108 मिलियन डॉलर में बिक्री की गई है। यह बहुत ही महंगी पेंटिंग है और रिकॉर्ड इसने बनाया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का हाल ही में आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है गरुड़ पुराण, ऑप्शन बी है तरंग शक्ति, ऑप्शन सी है वायु शक्ति, ऑप्शन डी है आकाश शक्ति। बच्चों, भारत की वायुसेना के द्वारा एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति को हाल ही में आयोजित किया जाएगा। किसी देश के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच में अंतर को क्या कहा जाता है? यानी कि यदि कोई देश किन वस्तुओं का आयात कर रहा है और किन किन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, दोनों के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। बच्चों, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। बच्चों, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 1 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की सम्मान में मनाया जाता है, जो कि भारत के महान चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वह बने थे।
हाल ही में मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने ट्विटर नामक एक मैसेज पोर्टल को लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। हाल ही में फेसबुक के द्वारा थ्रेड्स नामक एक ऐप लॉन्च किया है जो ट्विटर को टक्कर देने वाला है। हाल ही में चर्चा में रही ब्लड फॉल्स की घटना का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है टेलर ग्लेशियर, ऑप्शन बी है गंगा विलास, ऑप्शन सी है आर्कटिक सी, ऑप्शन डी है डेड सी। हाल ही में ब्लड फॉल्स नामक शब्दावली चर्चा में आई जब इसका संबंध टेलर ग्लेशियर से है। इसमें लार यानी कि रक्त की लार जैसी एक धारा बहती है ग्लेशियर में। इस ग्लेशियर का नाम है टेलर ग्लेशियर। तो ब्लड फॉल्स की घटना का संबंध टेलर ग्लेशियर से है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस को प्रतिवर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है और यह विश्व भाषा दिवस, स्वाहिली जो विश्व भाषा दिवस है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्देशिका के रूप में मनाया जाता है। स्वाहिली भाषा दिवस के बारे में, जो कि 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्वाहिली भाषा उप सहारा अफ्रीका की एक मुख्य भाषा है, यानी कि यह अफ्रीका उपमहाद्वीप की एक मुख्य भाषा है। स्वाहिली भाषा दुनिया की 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और स्वाहिली जो भाषा है वो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा भी है। अगला प्रश्न है, भारत के यात्रा उद्योग के प्रतिनिधि निकाय ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि यह भारत में ट्रैवल से संबंधित भारत का सबसे बड़ा निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में इसका एक समारोह का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है, इसलिए ये चर्चा में था। हाल ही में भारत के बाहर स्थापित होने वाला भारत का पहला आईआईटी परिसर कहाँ पर स्थापित होगा? अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कोई भी आईआईटी संस्थान अपने देश से बाहर भी परिसर ओपन कर सकता है और यह आईआईटी परिसर जंजीबार के तंजानिया में स्थापित होगा। भारत के बाहर स्थापित होने वाले पहले आईआईटी परिसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा से संबंधित अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जंजीबार तंजानिया में स्थापित होगा। इस देश का नाम आप याद रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ज्ञान को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख घटक बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, यानी कि इस नीति के द्वारा द्विपक्षीय संबंध, दो देशों के मध्य संबंध को प्रगाढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों के परिसर में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उसके अलावा जंजीबार तंजानिया के देश की सरकार के द्वारा इस परिसर का मुख्य खर्च जो है वो वहन किया जाएगा। इसके साथ साथ इस आईआईटी परिसर में जो भी विदेशी छात्र पढ़ेंगे, मुख्य तौर पर तंजानिया के छात्र होंगे, लेकिन इसमें विदेशी दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ सकते हैं और उनको आईआईटी मद्रास की डिग्री प्रदान की जाएगी। मेटा, जिसका पुराना नाम फेसबुक था, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? हाल ही में मेटा ने एक ऐप को लॉन्च किया है जो सबसे फेमस ट्विटर को टक्कर देने वाला है। उस ऐप का नाम है थ्रेड्स और मेटा, जिसका पुराना नाम फेसबुक है, उनके सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। बच्चों, आप सभी इंस्टाग्राम ऐप जरूर चलाते होंगे, जो कि एक फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा है। आपको बताना है कि इस इंस्टाग्राम जो ऐप है यह कब प्रारंभ हुआ था। बच्चों, इंस्टाग्राम ऐप फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट का 2010 में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार नंबूथिरी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका निधन केरल में हुआ। आपको बताना है कि इनका संबंध किस कला से था। ऑप्शन ए है चित्रकारी, ऑप्शन बी है पेंटिंग, ऑप्शन सी है वास्तुकारी, ऑप्शन डी है ज्योतिष। बच्चों, प्रसिद्ध कलाकार नंबूथिरी चित्रकारी से संबंधित थे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। यह बहुत ही चर्चा में रहा। आपने न्यूज़ चैनल में इसके बारे में डिस्कशन भी देखा होगा। विभिन्न न्यूज़ चैनलों ने इसके बारे में डिस्कशन भी बैठाया था कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसको नामित किया गया है। वह है गीता प्रेस। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार जो कि हाल ही में 2021 के लिए गीता प्रेस को दिया गया है, गीता प्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यह न्यूज़ में था तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। आप देखते होंगे जो भारत की हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि भारत की गीता, उसके पश्चात रामायण,
सुंदरकांड इत्यादि आपने देखा होगा। इन सभी का प्रकाशन गीता प्रेस के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1923 को की गई थी। गीता प्रेस के संस्थापक जया दयाल गोयनका और घनश्याम दास थे। गीता प्रेस 15 भाषाओं में लगभग 1500 से अधिक प्रकार की किताबों का प्रकाशन करता है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 आई है। आपको बताना है कि यह किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। बच्चों, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 को अंकटाड के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में भारत में एफडीआई का प्रवाह कितना था, यानी कि 2023 में भारत में एफडीआई का प्रवाह बढ़ा है और वह है 10%, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा 10% बढ़ा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकास देशों में कुछ कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $662 बिलियन था और यह विकासशील देशों के कुल एफडीआई में 80% एफडीआई चीन, सिंगापुर तथा भारत में आई है। उसके साथ साथ विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में भारत में एफडीआई में 10% की वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को भारत कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई, ऑप्शन डी है 14 जुलाई। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और उसके द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 में लैंडर तथा रोवर का नाम आपको बताना है। हाल ही में ये चर्चा में था और पिछली बार जब चंद्रयान 2 का अंतरिक्ष यान में भेजा गया था तो उसमें लैंडर ने रोवर के साथ संपर्क तोड़ दिया था। आपको बताना है कि लैंडर और रोवर का नाम क्या है। तो बच्चों, लैंडर और रोवर का नाम है विक्रम और संज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो कि 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा। इसमें लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। आपको इन दो शब्दों को अवश्य ही याद रखना है, एग्जाम्स में ये 100% आने की इनके चांसेस हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना और अन्वेषण गतिविधियों को देखना है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जब 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, उसके 45 दिन के बाद इसके सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का आशा है। अगला प्रश्न है, जापान तथा भारत की नौसेना का जो संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसको हम जिमेक्स कहते हैं, वह 2023 में कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में जापान और भारत की नौसेनाओं के द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है? भारत के गुजरात राज्य ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जो भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है, उसकी बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति सूचकांक यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, एग्जाम्स में अवश्य ही आएगा। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, आइसलैंड। विश्व सूचकांक की रैंकिंग में इसको प्रथम स्थान मिला है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में कुल 164 देशों की रैंकिंग का आंकड़ा लिया गया है और उसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। भारत में विश्व शांति सूचकांक 2023 में 126वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 164 देशों में 126वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश कौन सा है? ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। बच्चों, विश्व शांति सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, यानी इसकी रैंक 164 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आसाम, ऑप्शन डी है गोवा। ये बहुत ही चर्चा में रहा है।
चिकल खालो कालो उत्सव। तो बच्चों यह हाल ही में गोवा राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है चेन्नई। हाल ही में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को तमिलनाडु के चेन्नई में प्रारंभ किया गया है। दक्षिण भारत का एक देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? तो बच्चों भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको हाल ही में पहले स्थान का दर्जा भारत में दिया गया है उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। बच्चों जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं स्पोर्ट्स खेल से संबंधित उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। प्लास्टिक के पतले बैग में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा अपने देश में प्लास्टिक के पतले बैगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में हेमिस दिवस कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है मनाली, ऑप्शन डी है कोहिमा। बच्चों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आता है, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में आता है, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और हेमिस दिवस को हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने वन टैप वन ट्री नामक एक हरित पर्यावरण से संबंधित योजना को लागू किया है? बच्चों विश्व तथा भारत में जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसको निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकारों के द्वारा चालू की जाती हैं जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वन टैप वन ट्री नामक जो हरित पर्यावरण योजना है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो बच्चों आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।